पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल और दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ जमातों के फ्लोर लीडरों ने मीटिंग में की शिरकत। इजलास के दौरान ऐवान की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने पर हुई बातचीत। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात में आप और कांग्रेस इत्तेहाद को बड़ा धचका। बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर और राजेंद्र कुमार डिप्टी मेयर हुए मुंतखब। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दी मुबारकबाद, कहा पहली इंतखाबी जंग हार गया इंडिया इत्तेहाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जमहूरियत से मुताल्लिक़ बयान पर बीजेपी का सख्त हमला। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को करार दिया खानदानी परस्ती की अलामत, कहा कांग्रेस पार्टी घबराहट में दे रही है काबिल एतराज और बेतुके बयानात। ईडी ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन पर अपनी गिरफ्त की मजबूत। कल पेश होने के लिए जारी किया समन। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को बनाया निशाना, कहा बर्बाद हो गई झारखंड की इज्जत। गवर्नर रखे हुए हैं सूरत हाल पर नजर। ईडी को जमीन के बदले नौकरी कपले में मिले अहम सुराग। लालू प्रसाद के बाद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने हुए पेश। पटना में ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। केरला में बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल केस में पीएफआई से वाबस्ता 15 लोगों को सुनाई गई सजाए मौत। मकामी अदालत ने सुनाई ये सजा। केरला बीजेपी ओबीसी मोर्चे के सेक्रेटरी रंजीत श्रीनिवासन का 19 दिसंबर 2021 को बेदर्दी से किया गया था कत्ल। बाबा कौम महात्मा गांधी की 76वीं बरसी पर राजघाट पर तमाम मजहब की दुआया जलसे का एहतमाम। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पेश किया खिराज अकीदत। पीएम ने कहा बापू की कुर्बानी लोगों की खिदमत करने की देती है तरगीब। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई ताकि दोनों ऐवानों में अच्छी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और राज्यसभा में पार्टी लीडर पीयूष गोयल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ जमातों के फ्लोर लीडरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान बजट इजलास के अहसन तरीके से इनेकाद के हवाले से बातचीत हुई। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। बजट इजलास 31 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से शुरू होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा जोर सदर के खिताब और बजट पर रहेगा। सदर के खिताब पर बहस जुमे से शुरू होगी। माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा और वो 2 तारीख से ही शुरू होगा। वो भी हमने माननीय स्पीकर और चेयरमैन से बातचीत करके सभी अपोजिशन को निवेदन किया है। फ्राइडे से ही इस चर्चा का हम शुरू करेंगे और उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। वजीर पार्लिमानी उमूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि वह ऐवान में प्लेक कार्ड न लाए। अपोजिशन इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद ब्रेन डेड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत ही झगड़ा करना रही है। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है। अभी इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब ये इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है। कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है।
और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अबूरी बजट पेश करने जा रही हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने की झलक इस बजट में देखी जा सकती है। हुकूमत खवातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की को फ़रोग़ दे रही हैं, जिसकी वजह से हर शोबे में खवातीन की शिरकत बढ़ रही है, जो कि माशी तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। हालिया बरसों में बजट में शामिल स्कीमों के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाकर न सिर्फ मसावात को फरोग दिया जा रहा है, बल्कि ये माशी तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। हालिया बरसों में सिन्फी बजट साजी को भी हिमायत हासिल हुई है। माली साल 2023-24 के कुल अखराजात का तकरीबन 5% हिंदुस्तान में खवातीन को मुतासर करने वाले मसाइल के लिए मुख्तस किया गया था। इससे खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक स्कीमों को फरोग देने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति को भी फरोग मिल रहा है। खवातीन पर मबनी बजट इतना ही मौसर है जितना ये जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इफरादी कुव्वत में शामिल हो रही हैं। यहाँ तक कि पिछले बजटों में चाहे वो खास तौर पर खवातीन और नौजवान लड़कियों के लिए हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्रामों के बारे में हो या ज़राअत के शोबों में नमो ड्रोन दीदी जैसी स्कीमों के बारे में, आज खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और उन्हें खुद इन्हिसार बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिन्फी बराबरी हासिल करना यानी लेबर फोर्स में मर्दों के बराबर खवातीन की शिरकत यकीनी बनाना हिंदुस्तान की GDP को दुगना कर सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर 50% हिंदुस्तानी खवातीन इफरादी कुव्वत में शामिल हो जाएं, तो हिंदुस्तान अपनी शरह नमो में 1.5% इजाफा करके सालाना 9% तक पहुँच सकता है। आज खवातीन की शिरकत हर शोबे में नजर आती है। खवातीन की मुतवन्ना नुक्ता नजर, महारत और इख्तरा एक ऐसे वक्त में एक मजबूत और ज्यादा मुतहरिक मईशत की तरफ हमें ले जा रही है, जब हिंदुस्तान की तरक्की की मुंतकली आलमी सतह पर तरक्की की सिमत जा रही है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। जब 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अबूरी बजट पेश करेंगी, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की झलक के साथ इसमें मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए खुद इन्हिसार खवातीन की ताकत पर भी तवज्जो दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात में आप कांग्रेस इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मेयर का ओहदा जीत लिया है। मनोज सोनकर ने 16 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। वहीं आप कांग्रेस इत्तेहाद को सिर्फ 12 वोट मिले। 8 वोट कल अदम करार दिए गए। मेयर के इंतखाब के लिए एक MP समेत कुल 35 काउंसलर्स ने वोट दिया था। बीजेपी के कौमी सदर ने चंडीगढ़ में मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में रिकॉर्ड तरक्की हुई है। इंडी इत्तेहाद ने अपनी पहली इंतखाबी जंग लड़ी और फिर भी वो बीजेपी से हार गए। इससे पता चलता है कि ना तो उनका हिसाब काम कर रहा है, ना ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। और बीजेपी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बेबुनियाद और बेलगाम करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि हाल ही में खत्म होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन की मुकम्मल शिकस्त के बाद ये नाम नेहाद इंडी इत्तेहाद की दोस्ती अब टूट चुकी है। इस घबराहट में अब कांग्रेस पार्टी काबिल एतराज बयान देने पर उतर आई है। जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार के आधारहीन और अशांति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है, उसके ऊपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां यह सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। बीजेपी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 0 वोट लेकर वजीर आजम बने। सब जानते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैसे वजीर आजम बने। बीजेपी ने कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में शुमाल से जुनूब तक मुल्क के रोशन ख्याल लोगों ने इन लोगों को सबक सिखाया है जो जमहूरियत के नाम पर अपनी हुकूमत चला रहे थे।
पहले प्रधानमंत्री से लेके अंतिम प्रधानमंत्री तक, 0 वोट से लेके 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोकतंत्र के वास्तविक रक्षक वो हैं। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के साबिक वजीर आला और वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। हर रोज उनके अहले खाना को तफ्तीशी एजेंसियों के सवालात का सामना करना पड़ रहा है। कल जहां लालू प्रसाद पटना में ईडी के दफ्तर में तकरीबन 10 घंटे तक सवालात का जवाब देते रहे, आज उनके बेटे तेजस्वी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि पुलिस की हिरासत में एक और मुलजिम राबड़ी देवी की गौशाला के साबिक मुलाजिम हरदयानंद चौधरी ने एक और उम्मीदवार से जायदाद हासिल की थी और बाद में उसे हिमा यादव के नाम मुंतकिल कर दिया था। नौकरी के बदले जमीन का ये सारा मामला 2004 से 2009 के दरमियान हुआ था। इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे। लालू प्रसाद यादव पर इल्जाम है कि जब वो रेलवे के वजीर थे तो उन्होंने बगैर इश्तहार की सरकारी नौकरियां दी, उसके बदले उन्होंने जमीनें अपने नाम करवाई। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ के मामले पर बात करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर हमेशा इख्तिदार में आने पर बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि लालू यादव जब भी इख्तिदार में थे, लोगों को नौकरियां देने के इवज उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन की तलाशी के मामले में रांची में हलचल जारी है। इसी सिलसिले में झारखंड में वजीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में हुक्मरान जमात के उज़्रा और अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। रुपोश होने के कयास आराइयों के दरमियान हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंचे। जेएमएम की जानिब से कहा जा रहा है कि सीएम कल ईडी के समन का जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे। हाल ही में ईडी ने वजीर आला हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया था। ईडी ने सोरेन के घर से कुछ दस्तावेजात, 36 लाख रुपए नकद और एक BMW कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि BMW कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल वजीर आला सोरेन कर रहे हैं। दूसरी जानिब अहम अपोजिशन जमात बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का इल्जाम लगाया। गवर्नर ने कहा कि आइन के मुहाफिज की हैसियत से हालात पर मेरी नजर है। राज्य के एसडीएम ने वजीर आला की रिहाइशगाह, राजभवन और ईडी ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में आज रात 10 बजे तक दफा 144 नाफिज कर दी है। और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन और उनके खानदान के पास बहुत ज्यादा दौलत है जिसे उन्होंने छुपा रखा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली हुकूमत के और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो ना इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है।
और दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन के खिलाफ बदगुमानी के मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फिलहाल अदालत को इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ इल्जाम तय करने हैं। सत्येंद्र जैन को फिलहाल ईडी के जरिए दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिली है। और तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और एमपी अभिषेक बनर्जी के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी के एमपी दिलीप घोष ने कहा है कि सख्त कार्रवाइयां की जा रही है, इसी वजह से लीडर अपने घरों से भाग रहे हैं। अगर उन्हें किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए, उन्हें अदालत जाने से किसी ने नहीं रोका है। सख्त कार्रवाई हो रही तभी तो घर छोड़ के उन्हें नेता भाग रहे हैं, और किसी के बारे में उनका कंप्लेन है तो कोर्ट में जाए ना। कोर्ट में जाने के लिए किसी को रोका नहीं है, केवल बचने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जब उनको घेर लेती है, जब पकड़े जाते हैं, तब बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अगर आपको लग रहा है और भी कोई इस पर गलत काम किया है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए खुला है। सामान्य लोग, जनता या तो किसी पार्टी के लोग अदालत में गए, खटखटाए, तभी अदालत ने इंक्वायरी किया और जो तथ्य सामने आ रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज एक इलाकाई पार्टी की तरह सिमट रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2024 के इंतखाबात में अपनी जगह तलाश करनी होगी। कांग्रेस पार्टी जो अब वर्तमान दौर में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी को आत्मविश्वास है कि हम अकेले सक्षम हैं। तो जब अकेले ही सक्षम हैं, एकला चलो रे का नारा राजनीति की कार्यनीति का है, तो 2024 के चुनाव में राजनीति में कहां रहिएगा, ये तो आपको जगह खोजना पड़ेगा। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को अपना मुसव्वदा हुकूमत को पेश करेगी। वजीर आला धामी ने कहा कि उत्तराखंड हुकूमत आइंदा असेंबली इजलास में ये बिल लाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में एक्स पर लिखा है, काबिल एहतराम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और इंतखाबात से कबल उत्तराखंड के खुदापरस्त अवाम के सामने रखे गए अज़्म और ख्वाहिशात के मुताबिक हमारी हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए हमेशा अहद किया है। यकसा सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी 2 फरवरी को अपना मुसव्वदा रियासती हुकूमत को पेश करेगी और हम आइंदा असेंबली सेशन में बिल लाकर रियासत में यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। रुख करेंगे केरला का। आज केरला की एक अदालत ने ममनुआ इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से वाबस्ता 15 लोगों को दिसंबर 2021 में साहिली जिला आलपजू में बीजेपी OBC विंग के लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल मामले में सजाए मौत सुनाई है। रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल केस में अदालत ने उन्हें 1 हफ्ता पहले ही मुजरिम करार दिया था। इस मामले में मेवेलिकारा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज VG श्रीदेवी ने आज सजा का ऐलान किया। इस दौरान जज ने कहा कि जुर्म और साजिश की भयानक नौयत को देखते हुए कोई भी मुजरिम रहम के काबिल नहीं है। इस्तगासा ने इस केस में मुजरिमों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया था और कहा था कि तमाम मुजरिम पेशेवर कातिल थे। रंजीत का कत्ल इन लोगों ने उसकी माँ, बीवी और बच्चों के सामने जिस सफाकाना अंदाज में किया, वो शाज़ तरीन जराइम के जुमरे में आता है। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज बरसी है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रार्थना के दौरान गोली मार दी थी। सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने न सिर्फ अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि लोगों की जिंदगियों में तब्दीली के लिए भी काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया में अदम तशद्दुद को सबसे बड़ा मजहब होने का पैगाम दिया। गांधी जी का ताल्लुक न सिर्फ तहरीक आज़ादी से था, बल्कि वो मजहबी किताबों का दर्ज भी दिया करते थे, जिसका उनकी जिंदगी
जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा। बाबू भजन भी सुनते थे। वैष्णव जन तो तने कहिए बाबू को सबसे ज्यादा पसंद था। जिस दिन महात्मा गांधी जी की मौत हुई उस दिन को यौम शहादत के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 76वीं बरसी पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने फूल चढ़ाए। मुल्क ने महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए सच्चाई के साथ झूठ पर फतेह हासिल करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क महात्मा की बरसी को यौम शहादत के तौर पर याद करता है, जिन्होंने कौम को सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ का रास्ता दिखाया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को दिल्ली के उस वक्त के बिरला हाउस में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 78 साल थी। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में मोहनदास करमचंद गांधी का किरदार मुनफरिद था। उन्होंने दुनिया को अदम तशद्दुद के जरिए इनकलाब लाने का दर्स दिया। उनके रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए मुल्क को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए। मुल्क की तीनों अफवाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एडमिरल R हरी कुमार और जनरल मनोज पांडे के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने भी राजघाट पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, आज का दिन तारीख के औराक में दर्ज है। जी हां, आज महात्मा गांधी जी की बरसी है। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को खिराज अकीदत पेश किया। एनसीसी कैडेट्स महात्मा गांधी और उनके ख्यालात के बारे में कितना जानते हैं? हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने एनसीसी अफसरान और कैडेट्स के साथ खुसूसी बातचीत की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजघाट पर आप यहाँ देख सकते हैं कई सौ एनसीसी कैडेट यहाँ मौजूद रहे। मैडम, किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया है यहाँ पर? जो महात्मा गांधी ने जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो बच्चों जो हमारे कैडेट्स हैं वे अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। पहले वो अपनी दिनचर्या में उन वैल्यूज़ को ढालते थे और उसके बाद वो लोगों को संदेश देते थे। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सभी बच्चों को जो यहाँ आए हैं उनको ये संदेश जाता है कि हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए, अहिंसा की राह पे चलना चाहिए और हमें अपने देश के प्रति अपना जो संपूर्ण समर्पण है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सर्वधर्म के हमने प्रार्थनाएं सुनी, तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जितने भी धर्म यहाँ पे मौजूद है, इस देश में मौजूद है, सबको एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। महात्मा गांधी का योगदान हमारे जीवन में अमूल्य रहा है और हम सीखते हैं उनसे अहिंसा, अपरिग्रह
और सत्य के मार्ग पर चलते रहना और अपने देश की उन्नति में योगदान देना। आप बताइए किस तरह का संदेश मिलता है आपको महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी से मुझे ये संदेश मिलता है कि कितना भी पावर स्ट्रांग हो, कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, आप अपना काम करते रहें और जिस लक्ष्य में आपको विश्वास रखते हैं आप उसे पूरा करें। जैसे उन्होंने आज़ादी के टाइम पे इतने सारे लोगों को प्रेरित करा, हमारे भारतीय नागरिकों को जो बिखरे हुए थे उनको इतने फ्रीडम मूवमेंट में साथ लाए। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा का ये पाठ पढ़ के एनसीसी कैडेट यहाँ से जा रहे हैं और आज यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निटाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सोमाली बहरी कज़ाकों के खिलाफ भारतीय बहरिया की कार्रवाई जारी है। भारतीय बहरिया ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले बहरी जहाज अल-नईमी को बचाया, जिस पर ईरान का झंडा लगा हुआ था। भारतीय बहरिया ने एक बयान में कहा कि बहरी जहाज मित्रा ने सोमालिया के मशरक़ी साहिल पर बहरी कज़ाक़ी के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई अंजाम दी है। भारतीय बहरिया ने मछली पकड़ने वाले अल-नईमी और उसके अमले को 11 सोमाली बहरी कज़ाकों से बचाया। इस जहाज पर 19 पाकिस्तानी शहरी भी सवार थे। इससे पहले INS सुमित्रा ने ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री लेटोर के चुंगल से छुड़ाया था। खबरनामे के आखिर में हम आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार, इटली के वेनिस में मुनक़्क़द कार्निवल में। इस कार्निवल में हर उम्र के लोगों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया और इसे बेहद खूबसूरत और दिलचस्प बना दिया। इस खूबसूरत शहर के खूबसूरत नज़ारों के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।